नमस्कार, स्वागत है आपका रिस्कुलम पाठशाला के इस कक्षा में। और यूपी टेट की सीरीज में जो आज का हमारा विषय है वह है अनुवाद के नियम। आज हम आपको बताएंगे अनुवाद के सामान्य नियम कि अनुवाद कैसे करें संस्कृत में। तो संस्कृत में अनुवाद करने के जो सामान्य नियम हैं, देखिए नीचे लिखे दे रहे हैं। संस्कृत में संस्कृत के अनुवाद के नियम है, अन्यथा कोई ऐसा ना सोचे कि ये अंग्रेजी का या किस भाषा का है, ऐसा नहीं, संस्कृत का है। वैसे भी आप संस्कृत की कक्षा ले रहे हैं। तो संस्कृत के अनुवाद के कुछ नियम हैं। अब अनुवाद के चूंकि नियम को अगर हम विस्तार से पढ़ते हैं तो समय लगता है, साल 6 महीने सीखने में समय लगता है, लेकिन हम यहाँ कुछ सामान्य अनुवाद के नियम बताएंगे जिससे जो परीक्षाओं में जिस तरह से प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और संभवतः हम ऐसे अनुवाद के नियमों को विस्तार पूर्वक बताएंगे जहां से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। और बहुत कठिन अनुवाद नहीं दिए जाते हैं क्योंकि टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि जो परीक्षाएं होती है उसमें सामान्य ही अनुवाद दिए जाते हैं और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ अनुवाद नियम के माध्यम से समझेंगे और कुछ अनुवाद कारक के सूत्रों के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम मूल रूप में जाते हैं कि अनुवाद का सामान्य नियम क्या है। अनुवाद को हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। हालांकि जैसे जब कोई हमारे सामने कह देता है कि बालक पढ़ता है या वह पढ़ता, तुम पढ़ते हो, ऐसे अनुवाद दिए जाते हैं तो हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि साहब पठती, अहम पठती, ऐसा लोग कह देते हैं, जबकि अलग अलग है। अगर मैं पढ़ता हूं तो उसके लिए क्रिया अलग है, और तुम पढ़ते हो तो उसके लिए क्रिया अलग है, और वह पढ़ता है तो उसके लिए क्रिया अलग है। इसके लिए हमको दो चीजों पर ध्यान देना होगा। एक क्रिया अर्थात लकार, लकार मतलब धातुरूप पर, धातुरूप लकारों में चलते हैं तो उन धातुरूपों पर चर्चा करेंगे। और दूसरा हमको ध्यान देना है सर्वनाम और संज्ञा शब्दों में। संज्ञा शब्दों के अनुवाद करने के लिए क्रियाएं कुछ और लगती हैं और सर्वनाम शब्दों के अनुवाद करने के लिए क्रियाएं कुछ और लगती हैं। आपने पढ़ा, अब शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा लकार तीन प्रकार के, पुरुष तीन प्रकार के। प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुष क्यों बनाए गए? ये सब अनुवाद के नियम के लिए बनाए गए हैं। ये सब अनुवाद करने का तरीका है, इसलिए पुरुष बनाए गए हैं। और फिर उसके बाद वचन बनाएगा, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। आज हम बिल्कुल जीरो से आपको बताएंगे कि अनुवाद कैसे करें। शुरुआत हम अनुवाद की कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, समय का विलंब न करते हुए सीधे अगले पेज पर। सबसे पहले अनुवाद के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तरफ आपको पता होना चाहिए क्रिया के बारे में, क्रिया का मतलब धातुरूप के बारे में, और दूसरा आपको पता होना चाहिए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। तो अभी हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। अभी किसके बारे में बताएंगे? सर्वनाम के बारे में। और अनुवाद करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्रिया का प्रयोग करें। हम यहाँ पर वर्तमान काल अर्थात लट लकार के क्रिया का प्रयोग करके ही अनुवाद शुरू करेंगे। लट लकार के क्रिया का प्रयोग करके ही हम शुरू करेंगे। लट लकार में एक तरफ पुरुष होता है, दूसरी तरफ वचन होता है। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर एक वचन, द्विवचन और फिर इसके बाद बहुवचन। अब यहां पढ़ते हैं, जैसे पठ धातु ले ले। मान लो हम धातु ले ले, कौन सी? पठ धातु। अब पठ धातु में क्या है? पठति, पठतः और पठन्ति। फिर पठसि, फिर पठथः और पठथ। फिर है पठामि, पठावः, पठामः। हमने लट लकार के क्रिया का प्रयोग किया है पठ धातु को लेकर के। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे जो आप कारक और वाच्य पढ़ोगे, कारक और वाच्य भी इसी पर डिपेंड है। अगर आप ये समझ पाएंगे तभी कारक और वाच्य को समझ पाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे तो कारक और वाच्य को नहीं समझ पाएंगे। ये है जो पुरुष, वचन, लकार। यहाँ देखो वर्त काल लिख दिया है, जबकि यहाँ होना चाहिए वर्तमान काल। यहाँ क्या होना चाहिए? वर्तमान काल। इन सब का प्रयोग अनुवाद करने में सहायक है। ये सब सहायक हैं। अब देखो,
अगर जैसे मान लीजिए कि कोई वाक्य का अनुवाद करते हैं, कोई वाक्य अगर वर्तमान काल में लिखा है तो उसमें जो क्रिया लगेगी वो लट लकार की क्रिया लगेगी। आपको हम बता रखे हैं कि जितने भी लकार होते हैं सब काल पर आधारित होते हैं। कोई वर्तमान काल पर आधारित होता है, कोई भविष्य काल पे आधारित होता है, कोई भूतकाल पे आधारित होता है, कोई आज्ञार्थक में होता है, कोई विधिलिंग विधिलिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में होता है। अगर कोई वाक्य है जिसका अनुवाद आप कर रहे हो और वो वर्तमान काल का है तो वहां लट लकार की क्रिया का प्रयोग होगा। अगर कोई वाक्य अनुवाद कर रहे हो जो भविष्य काल का वाक्य होगा, भविष्य काल मतलब करेगा, खाएगा, पिएगा, ऐसा, तो वहां पर लिट लकार की क्रिया का प्रयोग होगा। और अगर कोई ऐसा वाक्य जो आप जिनका जो भूतकाल का वाक्य होगा उसका अगर अनुवाद करोगे तो आपको लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करना होगा। लंग लकार मतलब भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल और लट लकार वर्तमान काल। ऐसे ही अगर कोई आज्ञार्थक वाक्य है जिसमें आज्ञा दी जा रही हो तो लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करोगे। अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें चाहिए आदि का प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए विधिलिंग लकार का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो क्रियाएं हैं, जो लकार हैं, वो काल के आधार पर प्रयोग की जाती हैं अनुवाद करने में, इसलिए लकार बनाया गया है। और पुरुष क्यों बनाया गया है? पुरुष कर्ता के आधार पर बनाया गया है। जैसा कर्ता होगा वैसा ही पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, किसी भी वाक्य में कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है, कम से कम दो चीजों का। एक क्रिया और दूसरा कारक। कारक कितने बताए गए हैं? संस्कृत में 6 प्रकार के कारक बताए गए हैं और हिंदी में 8 बताए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनमें से अधिकरण, संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, केवल 6 को माना जाता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अगर मान लो आपसे प्रश्न कर दे कहीं पर कोई कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो 6 कारक होते हैं। नोट करना, किताब में आपके लिखा भी होगा संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो आप बताओगे 6 कारक होते हैं। और हिंदी में पूछे तो हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8। हम यहाँ पर लकार नहीं, अनुवाद करने के नियम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 2 चीजों का वाक्य में होना जरूरी, कम से कम 2 चीजें हों, एक क्रिया और दूसरा उन कारकों में से कोई एक है। चलो हम कारक में से कर्ता ले लेते हैं। कर्ता जो कार्य करता है उसको कर्ता कहते हैं। तो कर्ता का मतलब कार्य करने वाला, क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया जो करे, जैसे कहा गया है कि राम पढ़ता है, तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा? राम, तो राम कर्ता हो गया। और कर्ता भी 2 प्रकार के हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा जैसे राम, मोहन, सोहन नाम है जो संज्ञा है, और सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह आदि, ये सर्वनाम होते हैं। तो कर्ता भी 2 प्रकार के हैं, एक संज्ञा वाले कर्ता, एक सर्वनाम वाले कर्ता। जैसे कह दे मैं पढ़ता हूं, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है। अब यहाँ पर पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं तो मैं सर्वनाम है, लेकिन मैं कर्ता हो गया। और जहां पर संज्ञा करे, जैसे मोहन पढ़ता, सोहन पढ़ता, सीता पढ़ती, गीता पढ़ती, ऐसे अगर शब्द होते हैं तो वहां पर कर्ता सर्वनाम हो जाता है, संज्ञा कर्ता हो जाता है। समझ गए? तो ये जो पुरुष बनाए गए हैं इसके लिए आपको बता चुके हैं हालांकि हम, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं। अगर वाक्य में मैं से संबंधित कोई कर्ता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, पठान, पठावा, पठामह। अगर वाक्य में मैं कर्ता के रूप में आया है, जैसा मैं पढ़ता हूं आ जाए, तो फिर वहां जो क्रिया लगेगी पढ़ता हूं के लिए, फिर उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। और अगर तुम से संबंधित कोई सर्वनाम आ जाए तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। तुम का मतलब जैसे तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम हंसते हो, तुम गाते हो, तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और जहां पर मैं और तुम को छोड़ करके चाहे कोई सर्वनाम आ जाए और चाहे संज्ञा शब्द आ जाए कोई कर्ता के रूप में, वहां पर प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा। प्रथम पुरुष का ही दूसरा नाम अन्य पुरुष भी होता है। तो मैं और तुम को छोड़कर कोई भी अन्य शब्द आ जाता है तो वहां पर अन्य पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और वाक्य में, एक छोटे से वाक्य में कम से कम 2 का होना जरूरी है, एक कर्ता का और एक क्रिया का, बाकी अन्य कारक भी हो सकते हैं। अब सर्वनाम पहले हम लिख के आपको दिखाते हैं। सर्वनाम 3 प्रकार के सर्वनाम बताए गए हैं, मैं, तुम, वह। अब यहां पर भी पुरुष और वचन में इसको हम बांटे दे रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
सह तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम। अब एक तरफ सर्वनाम है जो पुरुष और वचन में बटा हुआ है और दूसरी तरफ क्रिया है जो पुरुष और वचन में बटी हुई है। अब सर्वनाम का अर्थ भी जान लो क्या होता है। देखिए सह जो सर्वनाम है इसका अर्थ होता है वह। सह का अर्थ क्या होता है? सह माने होता है वह। अब एक वचन है तो वह और द्विवचन होगा तो वह, वे दो, और बहुवचन होगा तो वे सब। तो सह माने वह, तव का अर्थ हो जाएगा वे दोनों और ते का अर्थ हो जाएगा वे सब। ऐसे त्वम का अर्थ होता है तुम, एक के लिए। अगर एक है उसको कहना है तो कहेंगे त्वम। अगर दो हमारे सामने हैं, तुम दो ऐसा संबोधन करना है तो युवाम का प्रयोग करेंगे और तुम सब का संबोधन करना है तो यूयम का। जैसे कहेंगे तुम सब खाना खाओ तो यूयम का प्रयोग करेंगे, और कहेंगे तुम दोनों खाना खाओ तो युवाम का। अकेले कोई है खाली कहे तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम बैठो, तुम आओ तो तुम का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एक है तो वह, तो सह कहे, जैसे कहेंगे वहां गया है, एक गया है तो कहेंगे सहा। अगर दो गए हैं तो तौ, और दो से अधिक हैं बहुवचन में है तो ते मतलब वे सब। ऐसे ही अकेले के लिए प्रयोग करना होगा तो अहम, अहम मतलब मैं खा रहा हूं तो अहम का प्रयोग करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं तो अहम का प्रयोग करेंगे। मैं हंस रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं गा रहा हूं, ऐसा होगा तो अहम का प्रयोग करेंगे। और अगर मैं दो के लिए प्रयोग होगा, मैं होता नहीं, मैं केवल एक वचन में होगा, जैसे एक वचन से बढ़ेगा वहां हम हो जाएगा। अगर हम दो के लिए प्रयोग होगा तो आवाम, जैसे हम दोनों बैठे हैं तो आवाम, हम दोनों खाएंगे तो आवाम, हम दोनों पढ़ेंगे तो आवाम, हम दोनों गए थे तो आवाम, तो हम दोनों के लिए आवाम। और वयम का मतलब हम सब होता है। समझ गए? तो इस प्रकार से सह मतलब वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब देखना एक छोटे छोटे हम वाक्य देंगे, पहले सर्वनाम के वाक्य और फिर आप अनुवाद बताएंगे, फिर उसके बाद आप स्वयं करेंगे। ठीक है? अब करना क्या है, नियम क्या है? नियम देखिए, सबसे पहले आपको कोई वाक्य लिखा हुआ है और वाक्य लिख के ही देते हैं, यही लिख दें वाक्य छोटा सा। जैसे मान लो लिख दिया गया वह जाता है, ऐसा लिख दिया गया। एक छोटा सा वाक्य, बिल्कुल छोटे से शुरुआत करते हैं। अगर नियम का पालन करेंगे तो बड़ा अनुवाद भी गलत नहीं होगा। दो चीजें हमेशा सही ध्यान रखना है, एक कर्ता का और एक क्रिया का, दो का ध्यान रखना, दो हमेशा सही होने चाहिए। अच्छा ये नियम आप जान लीजिए अच्छे से, इसी से वाच्य बनाना भी बना पाएंगे। वाच्य बनाना, वाच्य का परिवर्तन करना, वाच्य बनाना भी इसी पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। नियम क्या है? सबसे पहले आपको चार नियम पर, चार स्टेप पर आप अनुवाद कर लेंगे। पहला स्टेप क्या है कि कोई भी वाक्य लिखा है तो आप पहले देखो कि वो किस काल का है। जिस काल का होगा उसी के अनुसार उसी लकार के क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे लिखा वह जाता है, तो वह जाता है किस काल का है? वर्तमान काल का है। वह जाता किस काल का है? तो वर्तमान काल का है। इसका मतलब यहाँ जो भी क्रिया लगेगी वो वर्तमान काल की क्रिया लगेगी, और वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है? लट लकार। तो लट लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, लट लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पर भविष्य काल होता तो भविष्य काल में कौन सा लकार होता है? लिट लकार। तो लिट लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता। यहीं पर अगर भूतकाल होता, ये वाक्य लिखा होता भूतकाल का, जैसे कि वहां गया था, तो भूतकाल में लंग लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता। अभी क्या है, सबसे पहले आपको क्या पहचानना है? किस लकार का वाक्य है। लकार मतलब काल का वाक्य है, जिस काल का वाक्य होगा उसी के अनुसार लकार लगाएंगे। तो वह जाता है, या किस काल का है? वर्तमान काल का है। तो वर्तमान काल अर्थात लट लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर कौन सी क्रिया? लट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और लट लकार की क्रिया का प्रयोग करने का मतलब है, एक काम करते हैं इस, चलो अच्छा ऐसे कर देते हैं। तो लट लकार की क्रिया का प्रयोग करने का मतलब है कि ये जो क्रिया है यहाँ पर लट लकार लगेगी। अब लट लकार लगेगी, ये तो क्लियर हो गया। मतलब जो भी धातुरूप का प्रयोग किया जाएगा वो लट लकार की, जो भी धातुरूप
का प्रयोग किया जाएगा, वह लट लकार का प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में इसको दो भागों में बांट देना है, कर्ता अलग कर देना है, क्रिया अलग कर देना है। हो सकता है छोटे छोटे वाक्य आप लोग आसानी से कर लें, लेकिन छोटे छोटे वाक्य जो है वो दीवार की नींव है, इनको जब आप अच्छे से कर पाएंगे नियम को समझ करके तो बड़े भी कर ले जाएंगे। अब इस दो भागों में बांट देंगे तो वह जाता है, तो दो भागों में बांटा तो एक तरफ वह हो गया, वह क्या है, कर्ता हो गया, क्योंकि कर्ता मतलब जो क्रिया करे वही कर्ता होता है, क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। दो भागों में बट गया। अब इसको क्या करना, तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में करना है कि जो कर्ता है उसकी संस्कृत बनाओ पहले। कर्ता क्या है, वह। अब वह की संस्कृत क्या होती है, वह कितना है, एक है, अकेला है, तो वह की संस्कृत अकेले के लिए क्या है, सह। क्या है अकेले के लिए, सह, तो हो जाएगा सह। अब उसके बाद सह होने के बाद अब हम क्रिया की संस्कृत बनाएंगे। तो क्रिया की संस्कृत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मूल धातु पहचान लो। तो जाता है, जाने की जो संस्कृत है, जाने की जो धातु होती है वो होती है गम, गच्छ, गच्छ धातु होती है। बस उस धातु को ले लो और ये देख लो कि कर्ता किस पुरुष और वचन का है। ये पुरुष वचन इसीलिए लगाए गए हैं, कर्ता किस पुरुष वचन का है, कर्ता मतलब वह किस पुरुष वचन का है, तो वह है प्रथम पुरुष का एक वचन। कहाँ का है, प्रथम पुरुष का एक वचन। अर्थात जो धातु रूप में जो क्रिया लगेगी, मतलब जो धातु रूप लगेगा वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा। और प्रथम पुरुष का एक वचन लगने का मतलब गम धातु है, गच्छ धातु है, गम धातु होती है उसको गच्छ के रूप में परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं, धातु आदेश हो जाता है। तो जब गच्छ रूप के रूप में प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष का एक वचन करेंगे। अब प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या जुड़ता है, ती, लट लकार में बताया हमने, ती जुड़ता है। जैसे पठती है तो गम धातु होगी तो बनेगा गच्छति, क्या बनेगा, गच्छति, तो वाक्य क्या बन जाएगा, सह गच्छति। अब ये छोटा सा वाक्य था, केवल आपको दिखाने के लिए नियम बता रहे थे। अगर इन नियमों का पालन कर लोगे तो बड़ा वाक्य भी आसानी से कर ले जाओगे। किसी भी वाक्य के अनुवाद के लिए दो चीजें हमेशा समान होनी चाहिए, क्या, एक कर्ता एक क्रिया। बीच की चीजें बदलती रहती हैं लेकिन कर्ता और क्रिया कभी नहीं बदलेगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना मेरे मित्रों। कहा जाता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, हालांकि जब वाक्य पढ़ोगे तो वाक्य में यहाँ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अब ऐसे समझो, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनना, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं कर्तानुसारी क्रिया। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग होने का मतलब जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ देखो, कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन था तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की प्रयोग की गई यहाँ पर। अगर मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन का लगेगा। कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की लगेगी। सर्वेश जी ने वाक्य सही बनाया था, सह गच्छति, बिल्कुल सही है। अब छोटे छोटे वाक्य थे चूंकि, तो आपको लग रहा होगा कि ये हमने कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, कर लिया, लेकिन बड़े वाक्य भी आपको करना है, आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऐसे ही, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। दूसरी चीज, अगर वाक्य का कर्ता, कर्ता मतलब ये जो क्रिया कर रहा है, ये अगर मैं से संबंधित है तो उत्तम पुरुष, तुम से संबंधित है तो प्रथम पुरुष, इसके अलावा कोई भी कर्ता हो, चाहे संज्ञा का हो चाहे सर्वनाम का हो, वो सब प्रथम पुरुष में चला जाएगा, ध्यान रखना है। देखो, ये उत्तम पुरुष में अहम से संबंधित हो गया, अहम माने मैं, मध्यम पुरुष से तुम से संबंधित हो गया, तुम मतलब तुम, और बाकी सब प्रथम पुरुष की, वह, साहब मतलब वह, मतलब सब अलग। अगर कोई संज्ञा आता है, संज्ञा शब्द होगा कर्ता के रूप में, तो वहां भी प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब वाक्य देते छोटे छोटे। जैसे लिखा था, मैं पढ़ता हूं, सॉरी वह पढ़ता है तो सह गच्छति। अगर यहां लिख दिया जाए, पढ़ने नहीं, जाता हूं, ऐसा वाक्य था। अगर मान लो लिख दिया जाए, मैं जाता हूं, क्या लिखा है, मैं जाता हूं, तो फिर से वही स्टेप अपनाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो काल है, काल पहचानना, काल मतलब लकार, किस लकार का वाक्य है वो लकार आपको पहचानना है।
तो किस लकार का वाक्य है ये? लट लकार का वाक्य है, मतलब वर्तमान काल का वाक्य है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल का वाक्य हो गया। ठीक है, जाता हूं वर्तमान काल है, जाएगा होता तो भविष्य काल, और जाता था या गया तो भूतकाल होता। ठीक है, तो वर्तमान काल का हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, इसको दो भागों में बांटना है, एक तरफ कर्ता एक तरफ क्रिया कर देना है। कर दिया। अब कर्ता अलग क्रिया अलग हो गया। अब क्या तीसरे नंबर पर कर्ता की संस्कृत लिख लो। तो कर्ता की संस्कृत क्या है? मैं। अब मैं की संस्कृत बनाओ, क्या बनेगा? तो मैं की संस्कृत बनेगा अहम। आओ यहां देख लें, मैं की संस्कृत होती अहम, हम दो की संस्कृत होती आवाम, और हम सब की संस्कृत होती है वयम। तो मैं की संस्कृत क्या है? अहम। तो यहां लिख देंगे अहम। और उसके बाद जाने की संस्कृत क्या है? गम धातु से जाना होता है, लेकिन जब इसका लट लकार में प्रयोग करते हैं तो गच्छ प्रयोग होता है, धात्वादेश हो जाता है। ऐसी कंडीशन में गच्छ है। अब चूंकि अहम कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो लकार भी हम, धातु रूप भी हम वही उत्तम पुरुष का एक वचन प्रयोग करेंगे। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? पठामी, मी लगता है लास्ट में। तो पठ है तो पठामी, खाद है तो खादामी, हंस है तो हंसामी, तिष्ठ है तो तिष्ठामी, उत्तिष्ठ है तो उत्तिष्ठामी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पठामी। तो गम धातु थी अर्थात गच्छ था, तो गच्छ के स्थान पर क्या हो जाएगा? गच्छामी। क्या वाक्य बनेगा? अहम गच्छामी। वह जाता है तो सह गच्छति, और मैं जाता हूं तो अहम गच्छामि। तो पीछे क्या? मी जुड़ेगा। तो कैसे क्या करना है आपको? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। इसी को कहते हैं कर्तानुसारी क्रिया। ठीक है, दूसरा वाक्य देते हैं इसी का। जैसे लिख दिया जाए कि तुम जाते हो, तुम जाते हो, इसका अनुवाद क्या होगा? फिर इसको क्या करना है? वैसे करना है, पहले इसका लकार पहचानो, मतलब काल, मतलब लकार, मतलब काल, काल मतलब लकार। काल पहचानोगे तो उसके बाद लकार में प्रयोग कर लेंगे, तो सीधे हम कह दे लकार पहचानो। तो लकार कौन सा? ये भी लट लकार है, देखो लट लकार ये भी है, जाते हो लट लकार है। फिर इसको दो भागों में बांट दो, एक तरफ कर्ता दूसरी तरफ क्रिया। कर्ता क्या है? तुम की संस्कृत क्या है? तुम की संस्कृत होती है तुम। अब तुम रूप कहाँ का है? यहाँ ध्यान रख, देखो तुम रूप है मध्यम पुरुष का एक वचन। कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन लगेगी, मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया लगेगी। क्या है? सी, पठासी। तो पठ है तो पठासी। अगर गच्छ, गम धातु है गच्छ, गम धातु का जब हम लट लकार में प्रयोग करते हैं तो वहां पर गच्छ हो जाता है। इसी को धात्वादेश बोलते हैं, धातु का आदेश हो जाता है। तो गच्छ धातु होगी, मतलब गम धातु होगी, तो गम का क्या हो जाएगा? गच्छ हो जाएगा। तो इसका मध्यम पुरुष का एक वचन बनाओगे तो क्या बनेगा? गच्छसि। तो वाक्य हो गया गच्छसि। तुम गच्छसि, तुम जाते हो तुम गच्छति, गच्छसि। मैं जाता हूं अहम गच्छामि, और वह जाता है तो सह गच्छति। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम गच्छसि, बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश जी बिल्कुल सही बना रहे हैं, तुम गच्छसि ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसके और वाक्य देते, अब ऐसा करते हैं हम, वाक्य देते हैं, तुम बनाओ पहले, फिर हम उसके बाद जो भी है बताते हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, इसका बनाओ, तुम सब जाते हो। क्या बनेगा इसका वाक्य? संस्कृत में अनुवाद करो इसका। तुम सब जाते हो, वाक्य क्या बनेगा? जल्दी से सब लोग करो, फिर हम देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को। जल्दी जल्दी करिए, 1 मिनट का समय आपके पास है। यूयम गच्छत, सर्वेश जी ने जवाब दिया है यूयम गच्छत, बिल्कुल सही जवाब है। आइए बताते कैसे। फिर वही,
इसको पहले आपका लकार पहचाना हो तो जाते हो मतलब वर्तमान काल है, तो मतलब लट लकार है। तो ये कौन सा लकार हो गया? लट लकार हो गया। अब लट लकार है तो फिर क्या करना है? इसके कर्ता के संस्कृत लिख दो। तुम सबकी संस्कृत क्या होगी? देखो हम बताए मध्यम पुरुष है, तो तुम माने तुम और युवाम माने तुम दोनों और यूयम माने तुम सब। ये याद रखना है सबको। ये क्या करना आप लोग याद रखिए। साहत होते तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये सबको याद रखना है। तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सहत होते मतलब तुम वह वे दो वे सब, तुम युवाम यूयम तुम दो तुम सब, अहम आवाम वयम मैं हम दो हम सब, ऐसे होगा। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, भाव समझ रहे हैं। अब यहाँ का देखिए कहाँ का है? तुम सब मतलब यूयम, ये अब यूयम कहाँ का है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन लग जाएगी, यहाँ की क्रिया लग जाएगी, पठत है, ठीक है। अब आइए, तो यूयम मतलब तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, और गच्छत है। मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या बनता? था होता है तो गच्छत बनेगा। यूयम गच्छत मतलब तुम सब जाते हो, इस प्रकार से। तो ये छोटे छोटे नियम थे। अब वर्तमान काल है तो लट लकार की क्रिया लगेगी। अगर यहीं कहीं भूतकाल हो जाएगा तो लंग लकार की क्रिया लगेगी। भविष्य काल हो जाएगा तो लिट लकार की क्रिया लग जाएगी, ठीक है। तो धातु के आधार पर क्रिया बनती चली जाएगी। तो लेकिन दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या? स्टेप 4 है, दो चीजें ध्यान रखनी। 4 स्टेप क्या है? पहले लकार पहचानो, काल पहचान कर लकार कर लो। जो जिस काल का वाक्य होगा उसी के अनुसार लकार का प्रयोग करके क्रिया लगाई जाएगी। दूसरा, कर्ता की संस्कृत बना लो। कर्ता चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, कर्ता के संस्कृत बना दो। कर्ता अगर प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष का। जिस पुरुष और वचन की क्रिया उसी पुरुष और वचन के अनुसार लगा दो क्रिया को, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा हम परिवर्तन करते हैं। यहाँ हम लट लकार का नहीं करते हैं, अब यहाँ पर हम लिट लकार भविष्य काल का करते हैं, और पहचान के बताना। जैसे लिख दिया जाए, वे सब पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, लिट लकार भविष्य काल, वे सब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो देखो क्या है? लिट लकार की क्रिया हो गई। क्या हो गई? लिट लकार। और लिट लकार में आपको पता है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामा, ऐसा रूप बनता है। गम कहा गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, ऐसे रूप बनते हैं। तो वे सब पढ़ेंगे है। अब इसको सबसे पहले हम काल पहचानेंगे। तो काल क्या है? भविष्य काल। पढ़ेंगे, जाएंगे, खाएंगे, भविष्य काल। और भविष्य काल में कौन सी क्रिया लगती है? सॉरी, लकार। भविष्य काल में लिट लकार की क्रिया लगती है। अब इसका मतलब है ये लिट लकार का वाक्य हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्ता जो है, इस कर्ता की संस्कृत बनाए। वे सब, तो वे सब के लिए क्या प्रयोग होता है? ते, ते माने वे सब होता है। और ते कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो हम क्या करेंगे? ते, ते बनाएंगे। और ते कहाँ का रूप? प्रथम पुरुष का बहुवचन। इसका मतलब है लिट लकार में जाएंगे और प्रथम पुरुष का बहुवचन देखेंगे। तब लट लकार और लिट लकार की क्रियाएं एक ही जैसी होती हैं, मतलब पीछे के प्रत्यय एक जैसे हैं, बीच में स्या श्या और क्षा लग जाता है। पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति जैसे। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन लिट लकार में बनेगा पठिष्यन्ति। क्या बनेगा? पठिष्यन्ति, ऐसे। तो क्या हो जाएगा? ते पठिष्यन्ति। अब ये लिट लकार का वाक्य हो गया, ठीक है। ते पठिष्यन्ति। सर्वेश जी बिल्कुल सही कर रहे हैं सब। ते पठिष्यति नहीं पठिस, हाँ, ते पठिष्यन्ति, ये पढ़ेंगे गलत हो गया, यहाँ ध्यान नहीं दिया हमने। पठिष्यन्ति नहीं बनेगा, पठिष्यति बनेगा। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, हालांकि उसका सुधार कर दिया जाएगा और कर दिया गया भी है। ते पठिष्यति बनेगा, पठिष्यन्ति नहीं, क्योंकि पठिष्यन्ति बहुवचन हो जाएगा ना। है? हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या इस समय? देखो दिमाग हमारा मिस्टेक हो गया। पहले सही था, अब गलत कर दिया हमने। पहले सही लिखा था, हाँ सही कह रहे हो।
यहाँ पर क्या होगा, पठिष्यन्ति ही होगा। देखो दिमाग देखो इतना चिकना होता है, फिसल जाता है तुरंत, हमारा फिसल गया। कोई बात नहीं, यहाँ इंसान फिसल जाता है, हमारा तो दिमाग है थोड़ा सा फिसला है। पठिष्यन्ति ही होगा, पठिष्यति नहीं होगा, क्योंकि बहुवचन है, वे सब लिखा है ना, तो जब वे सब है तो बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। हाँ, ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये पहले से ही लिखा हुआ था, बाद में थोड़ा सा दिमाग से हट गया अचानक। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कभी कभी हमारे साथ भी हो सकता है, आप लोगों के साथ हुआ हो, दिन में सो जाओ, शाम को उठो, शाम को बिल्कुल सूर्यास्त हो रहा हो, उठो तो अचानक ये हो रहा होगा, अरे वो तो सुबह हो गई, उठो तुरंत मंजन करने लग जाओ, बाद में पता चलता नहीं नहीं ये तो शाम हुई है। हमारे साथ ऐसा 2-3-4 बार हो चुका है। और कभी कभी सुबह उठते हैं तो लगता है शाम हो गई है। एक दिन तो हम जो है स्कूल जाना था, सुबह उठे और सुबह उठे, सूर्य निकल आए थे, हम कहा अरे शाम हो गई है, सूर्य निकल के आए थे, मतलब बिल्कुल उषा काल का समय था, अरुण का प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, तो हमने कहा अरे ये तो शाम हो गई, बड़ी देर हो गई है, मतलब पूजा उजा किया जाए, शाम हो गई, पूजा पाठ शुरू किया जाए। तब हमें देवी जी कहती हैं कि जो है शाम नहीं हुई है, सुबह हुई है और तैयार हो स्कूल जाना है। तो पता चला, तो ऐसे कभी कभी दिमाग से चीजें हट जाती हैं, ध्यान नहीं रह जाता। तो ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ते पठिष्यन्ति, ये सही है। अब ये भविष्य काल का वाक्य हो गया, ठीक है। इसी तरह भविष्य काल का और देते हैं, जैसे कह दिया जाए तुम दोनों पढ़ोगे। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो हम नियम बता रहे हैं उस नियम का पालन जरूर करना है। भले छोटे छोटे वाक्य हैं तो आपको लगता हो कि नहीं आसानी से हम ऐसे कर ले जाएंगे, ठीक, अच्छी बात है, ऐसे कर ले जाओ, लेकिन नियम पर ध्यान रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले वाक्य क्या करना है, पहचानना है किस काल का है, तो भविष्य काल का है, पढ़ोगे, भविष्य काल का है। और भविष्य काल का मतलब है लिट लकार, यहाँ पर लिट लकार के क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ये क्लियर हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आओ, कर्ता को अलग कर दो, क्रिया को अलग कर दो। कर्ता क्या, तुम दोनों, और तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, युवाम। देखो यहां हमने दे रखा है, तुम वाला है ये युवाम, युवाम माने तुम दोनों और यूयम माने तुम सब। तुम माने तुम, युवाम माने होता है तुम दोनों, और यूयम माने होता है तुम सब। तो तुम दोनों के लिए युवाम। अब युवाम कहाँ का रूप है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की 2 वचन लगेगी, बस लट लकार के ना लगे करके लिट लकार के लगेगी। और चलते हैं यहां पर, तो पहले हम यहां प्रयोग करें युवाम। और पढ़ने की संस्कृत क्या होती है, पठ, धातु क्या है, पठ, और लिट लकार है, तो मध्यम पुरुष का 2 वचन ये है, तो यहां भी मध्यम पुरुष का 2 वचन बनाओ। तो मध्यम पुरुष के 2 वचन में बनेगा पठिष्यथः। देखिए लट लकार और लिट लकार के जो पीछे के प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय मतलब ये धातु रूप के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं ये समान होते हैं, बस बीच में यहाँ पर जो है लिट लकार में भविष्य काल का कुछ भाव जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबके कमेंट भी पढ़ रहे हो, सब लोग कमेंट किया करिए। पठिष्यथा होगा, हाँ पठिष्यस लिखा था आपने, तो पठिष्यस ही नहीं पठिष्यथा होगा। पठिष्यथ बहुवचन में चला जाएगा ना, यहाँ 2 वचन है, दोनों 2 वचन पहचानना संस्कृत में आसान होता है, दोनों लिखा होता है, ठीक है। तो पठिष्यथ, पठिष्यथा, युवाम पठिष्यथा, बहुवचन होता तो पठिष्यथ होता, ठीक है। तो युवाम पठिष्यथा। और अगर इसी तरह से यहां ऐसा कर दिया जाए, हम दोनों पढ़ेंगे, छोटे छोटे वाक्य देकर के अभ्यास आपका करवा रहे हैं ताकि आपका अभ्यास हो जाए। देखिए ये छोटे वाक्य अभ्यास हो जाएगा तभी आप जो है कारक और वाक्य परिवर्तन कर पाओगे। कम से कम 1 क्वेश्चन कारक और 1 क्वेश्चन वाक्य परिवर्तन का आएगा, ध्यान रखना। मतलब 2 नंबर फिक्स हैं, 1 नंबर कारक का और 1 नंबर वाक्य परिवर्तन का आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, ध्यान रखना इस पर, ठीक है। तो हम दोनों पढ़ेंगे,
अब पढ़ेंगे लिट लकार हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज है हम दोनों। अब हम दोनों कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष का है। मैं से संबंधित या हम से संबंधित कोई भी शब्द होगा तो उत्तम पुरुष का है, और तुम से संबंधित होगा तो मध्यम पुरुष का, और मैं और तुम के अलावा किसी से संबंधित हो वो सब किसका रूप होगा? वो सब प्रथम पुरुष का या अन्य पुरुष का होगा। अब हम दोनों की संस्कृत क्या है? हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम। ये देखो, ये देखो आवाम, आवाम माने हम दोनों, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो आवाम का क्या मतलब होता है? मैं, हम दोनों। तो आवाम हम दोनों के लिए क्या हो जाएगा? आवाम। और पढ़ने की पठ होती है। अब चूंकि आवाम कहाँ का रूप है? आवाम है उत्तम पुरुष का दो वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के दो वचन लगेगी। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मी वह मह। तो पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, तो यहां हो जाएगा पठिष्यावः। आवाम पठिष्यावः, ऐसा रूप बनेगा। समझ गए? अब ये जो नियम हम बता रहे हैं, जो 4 स्टेप बता रहे हैं, अगर इन 4 स्टेप का पालन करके तुम आगे बढ़ोगे तो कभी गलत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी गलत नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यही थोड़ा हम आगे और बढ़ जाते हैं, लंग लकार के कुछ वाक्य दे देते हैं, क्योंकि पुरुष और वचन सेम रहते हैं, खाली लकार बदलता है बस, कि क्रिया के रूपों में पुरुष वचन सेम रहेंगे, लकार बदलेंगे बस। यहां नए सिरे से देते हैं लंग लकार के। लंग लकार बोले तो क्या? भूतकाल। और हमने काल लकार के बारे में आपसे परिचित करवा भी दिया है। लकार आपके पुस्तक में लिखी होगी, सामने खोल कर रख भी सकते हो रूप, ठीक है। लंग लकार में जैसे कह दिया जाए भूतकाल है, जैसे कह दिया जाए वह पढ़ा था, उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था। ये जो उसने शब्द लिखा हुआ है ये वह से संबंधित है, वह, उसने, उसका, उसकी, ये सब वह से संबंधित है। वह का मतलब प्रथम पुरुष। और वैसे भी हमने कहा है अगर मैं से संबंधित है तो उत्तम पुरुष, तुम से संबंधित है तो मध्यम पुरुष, बाकी सब प्रथम पुरुष है, सब प्रथम पुरुष है, सब प्रथम पुरुष है। अब जैसे तुम सोचो उसने के लिए तो कुछ है नहीं, वह वाली लाइन है, वह वे दो वे सब, तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब, ऐसा है वह। तो वह वाली चीज जो है वो उसने, उसको, वह को ही उस कहते हैं। जैसे मान लो कोई खड़ा है तो कहते हैं वह खड़ा है, और फिर अगला पूछेगा उसने खाना खाया, तो उसने किसके लिए है? वह के लिए ही है। मान लो दूर एक छात्र खड़ा है, तब कहे वह पढ़ नहीं रहा है, फिर कहा जाएगा उसने क्यों नहीं पढ़ा, उसने पढ़ाई क्यों नहीं की। तो वह के लिए ही उसने का प्रयोग कर दिया जाता है, वो वह ही है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो उसने और वह एक ही चीज है। अब वह, उसने मतलब वह, ये जब भूतकाल हो जाता है तो वह को ही उस बन जाता है, यह प्रश्नवाचक होता है तो ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए सह का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे सह। सह कहाँ का रूप? प्रथम पुरुष का एक वचन, तो यहां भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही लगेगा, पर धातु होती है, ठीक है। लेकिन अब जब लंग लकार में जाते तो लंग लकार की एक विशेषता है कि आरंभ में आ लग जाता, इसके रूप ऐसे चलते अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम, ऐसे रूप चलते हैं। तो इसका रूप क्या होगा? अपठत, ऐसे। सह अपठत, उसने पढ़ा था, या यहां पर ऐसा वाक्य दे दे वो भी भूतकाल होगा, वहां पढ़ा, या उसने पढ़ाई की थी, ये एक ही वाक्य है, उसने पढ़ाई की थी या की, ये सब एक ही वाक्य है, इनका सबका अनुवाद एक जैसा होगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये आपको बताएगा कि भूतकाल का, यहां देखो ठा 2 बार आ गया है, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे लिख दिया जाए
मैंने पढ़ा। अब यहां जैसे लिखा मैंने पढ़ा, तो ये भूतकाल का सूचक है। भूतकाल में कई तरह से लिखा जाता है, मैंने पढ़ा था, ऐसे भी सूचना दी जाती है। तो मैंने पढ़ा, अब मैंने का मतलब मैं, एक वचन। मैं अगर है तो समझो एक वचन है, और हम जो है तो वो एक वचन कभी नहीं होगा। हम एक वचन से ज्यादा है और मैं हमेशा एक वचन होता है। हम दो भी हो सकता, दो वचन और बहुवचन भी। अगर हम दो कहा जाए तो दो वचन है, और हम कह दें या हम सब कह दें तो बहुवचन में होगा। तो मैंने लिखा, तो मैं के लिए कौन सी संस्कृत होती है? अहम होती है। अहम कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष का एक वचन। तो जो क्रिया लगेगी वो भी उत्तम पुरुष का एक वचन लगेगी, लेकिन लंग लकार की लगेगी, ध्यान रखना है। लंग लकार, भूतकाल है ना, तो लंग लकार क्रिया लगेगी, तो बनेगा पठ, अर्थात आपठम, ऐसे रूप बनेगा इसका। आप लंग लकार के जब रूप पढ़ते हो तो उत्तम पुरुष में होता है अपठम, अपठ, अपठाव, अपठाम, ऐसे रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष में होता है अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में होता है अपठम, अपठः, अपठतम, अपठत। मध्यम पुरुष के बहुवचन में जो अपठत होगा उसमें हलंत नहीं होगा, और प्रथम पुरुष के एक वचन में जो अपठत होगा उसमें हलंत होगा। फिर उत्तम पुरुष में होता है अपठम, अपठाओ, अपठाम। ये क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होता है। ठीक है, तो अहम, अपठम, ऐसा रूप बनेगा। और अगर यहीं पर लिख दिया जाए कि तुम दोनों ने पढ़ा, पढ़ा लिखें या पढ़ा था लिखें, एक ही बात है। पढ़ा और पढ़ा था एक ही बात है। भूतकाल की दोनों सूचना देते हैं। अब देखो, भूतकाल की सूचना मिलनी चाहिए, चाहे पढ़ा था या पढ़ा था लगे या न लगे, तब भी। जैसे वह गया, तब भी भूतकाल, वह गया था, तब भी भूतकाल है। इंग्लिश में भले इसमें विभाजन कर देते हो, लेकिन संस्कृत में ऐसा विभाजन नहीं। विभाजन है, अद्यतन और अनद्यतन के रूप में होता है विभाजन, लेकिन चूंकि हमको 5 ही लकार पढ़ने हैं तो अद्यतन अनद्यतन के पीछे हम नहीं भागेंगे, हम सामान्यतः 5 पढ़ेंगे। 5 में ही अद्यतन अनद्यतन सामान्य हो जाता है। तो तुम दोनों ने पढ़ा था। अब इसका वाक्य क्या होगा? पहले तो हम भूतकाल देखें, ये भूतकाल है, और दूसरा तुम दोनों ने। तो तुम दोनों का मतलब होता है दो वचन, तो युवाम का प्रयोग करेंगे। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? युवाम। और अपठ, पठ धातु में लंग लगा है तो लगेगा। अब क्योंकि तुम जो दोनों जो है मध्यम पुरुष का दो वचन है, तो मध्यम पुरुष के दो वचन में क्या रूप बनता है? अपठतम। प्रथम पुरुष के दो वचन में ताम, और मध्यम पुरुष के दो वचन में तम बनेगा, तो क्या हो जाएगा? अपठतम, ऐसे। तो युवाम अपठतम। तो इस प्रकार से, और ध्यान रखना, अनुवाद करने में दो चीज कभी गलत ना होने पाए, तो वाक्य कभी गलत नहीं होगा। क्या ना गलत होने पाए? कर्तानुसारी क्रिया सदैव रहे, कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगे, कर्ता से विपरीत क्रिया न लगने पाए। क्योंकि कर्ता के विपरीत क्रिया लग जाएगी तो फिर वो वाक्य नहीं सही बनेगा। हालांकि जब वाक्य परिवर्तन करने जाओगे, वाक्य पढ़ोगे, तो वहां पर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लगती है, लेकिन वो वहां का विषय है, वो यहाँ नहीं बताएंगे, वाक्य में ही आपको समझाएंगे। सामान्य अनुवाद में, सामान्य अनुवाद के नियमों में कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगानी, कर्ता के अनुसार क्रिया लगे बस। और कर्ता के अनुसार क्रिया क्या है? कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगनी चाहिए। यह संस्कृत का भी नियम है, यही नियम हिंदी का है, और यही नियम अंग्रेजी का भी। अंग्रेजी भी जो लोग जानते होंगे वही कहते हैं सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब माने क्रिया और सब्जेक्ट माने कर्ता। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, एक ही चीज होती है। ठीक है, तो संस्कृत का ही अनुकरण अंग्रेजी और हिंदी में भी किया गया है। तो आप समझ गए अनुवाद। अभी हम छोटे छोटे वाक्य दे रहे थे, अगली क्लास में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो छोटे छोटे वाक्य हैं, तो इस प्रकार से। और अभी कर्ता के रूप में हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है, कर्ता के रूप में अभी हमने संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए संज्ञा की ओर थोड़ा चलते हैं हम। हालांकि संज्ञा के ओर बताने में आज नहीं बता पाएंगे हम विस्तार से, लेकिन संज्ञा की ओर चलते हैं थोड़ा सा। पहले यहां समझा दें। अब यहां पहले फिर से आ जाओ पहले पेज पे। ये सर्वनाम है, ये क्रिया है। सर्वनाम के अनुसार क्रिया, सर्वनाम और क्रिया दोनों का मिलाकर के वाक्य बना रहे हैं। देखो, हम पहले भी बताए हैं कि मैं से संबंधित जो सर्वनाम है वह उत्तम पुरुष है, तुम से संबंधित जो है वह मध्यम पुरुष है।
मैं और तुम के अतिरिक्त चाहे सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो, कोई भी शब्द आ जाए कर्ता के रूप में, वो सब कहां होगा? प्रथम पुरुष में होगा। मतलब मैं से संबंधित अगर कर्ता है तो वहां क्रिया उत्तम पुरुष की लगेगी। तुम से संबंधित करता है तो क्रिया मध्यम पुरुष की लगेगी। मैं और तुम के अतिरिक्त कोई भी करता हो वाक्य में तो क्रिया सदैव प्रथम पुरुष की लगेगी। वहां ये हमेशा ध्यान रखना भैया, हमेशा 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 हमेशा। और मैं और तुम के अतिरिक्त जो होगा वो चाहे कोई सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो। अगर कोई वाक्य में संज्ञा है कर्ता के रूप में तो वहां क्रिया मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को किनारे कर दो, कभी लग ही नहीं सकती, लग ही नहीं सकती, लग ही नहीं सकती। वहां केवल प्रथम पुरुष की लगेगी। अब संज्ञा के रूप में कर्ता आएगा तो उसका उदाहरण दे देते हैं। जैसे अभी तक पढ़ रहे थे कि मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, तुम खाते हो, मैं सब हंसता हूं, वह पढ़ता है, वे सब खेलते हैं, ऐसे वाक्य थे। अब यहां हम एक ऐसा वाक्य दे रहे हैं जिसमें कर्ता के रूप में सर्वनाम नहीं आएगा, मैं तुम वहां नहीं आएगा, वहां पर आएगा राम, श्याम, बालक, छात्र, ऐसे। जैसे लिख दिया जाए छात्र पढ़ता है। अब ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? छात्र पढ़ता है। तो सारे नियम वही लगाओ, यहाँ स्टेप चारों फॉलो करो, लेकिन यहाँ जो पुरुष और वचन क्रिया लगाओगे वह उत्तम मध्यम की नहीं लगी। अब यहाँ देखो, ये जो छात्र है कर्ता है, ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है। अब ऐसी कंडीशन में यहां जो क्रिया लगेगी वो ना उत्तम पुरुष की लगेगी ना मध्यम पुरुष की, सीधे प्रथम पुरुष की लग जाएगी। क्योंकि उत्तम पुरुष की क्रिया तभी लगती है जब मैं से संबंधित सर्वनाम हो, मैं, हम दो, हम सब, हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, ऐसे। और तुम से संबंधित सर्वनाम तब लगता है, मध्यम पुरुष की क्रिया तब लगती है जब तुम से संबंधित सर्वनाम हो, तुम दोनों, तुम सब, तुम्हारे, तुम लिए, तुम्हारे लिए, ऐसे। और इन दोनों के अलावा अब देखो ना, यहाँ मैं है ना तुम है, यहाँ क्या है? छात्र है, संज्ञा है। और जब कोई वो कर्ता संज्ञा होता है तो सीधे प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। फिर वहां पुरुष ढूंढना नहीं है, खाली वचन ढूंढना है। अब इसका कैसे अनुवाद करेंगे, ध्यान से सुनना। इसका सबसे पहले तो हम काल पहचानेंगे। तो किस काल का है? वर्तमान काल का। पढ़ता है वर्तमान काल का है। और वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है? वर्तमान काल में लट लकार होता है। इसका मतलब यहां जो क्रिया लगेगी वो किसकी लगेगी? लट लकार की क्रिया लगेगी। ठीक है, लगेगी कर्ता के अनुसार ही, लेकिन लट लकार की लगेगी। अब सोचो, लट लकार में किस पुरुष किस वचन की लगेगी? तो पुरुष मध्यम, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष की नहीं लगेगी, यहाँ फिक्स हो गया प्रथम पुरुष की लगेगी। क्योंकि यहाँ जो कर्ता है ये न मैं है न तुम है, अर्थात संज्ञा है, तो प्रथम पुरुष के लगेगी, फिक्स हो गया। लेकिन वचन की कौन सी लगेगी? एक वचन की, दुई वचन की, बहुवचन की, ये बताएगा छात्र। छात्र कितने हैं? छात्र एक है, इसलिए क्रिया यहाँ कौन सी लगेगी? एक वचन की क्रिया लगेगी। अर्थात यहाँ क्या लगेगा? पठति। पठति अर्थात पढ़ता है, ऐसा लगेगा। ठीक है। और छात्र की जगह क्या प्रयोग किया जाएगा? छात्रः। छात्रः पठति। तो जब कभी कोई किसी वाक्य में कर्ता कोई संज्ञा शब्द हो, किसी का नाम हो, कोई संज्ञा शब्द हो, तो वहां पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया नहीं लगाते हैं, वहां केवल और केवल प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बस वचन आपको बदलना है। अगर कर्ता एक है तो एक वचन, कर्ता दुई है तो दुई वचन, कर्ता बहुत से है तो बहुवचन। अब यहीं पर हम बहुवचन का उदाहरण देते हैं। जैसे लिखा है छात्र पढ़ता है, तो छात्र पढ़ता है की जगह लिख दिया जाए, छात्र पढ़ता है की जगह लिख दिया जाए छात्र पढ़ते हैं। अब छात्र पढ़ते हैं का मतलब बहुत से छात्र पढ़ते हैं, बहुवचन हो गया। भले छात्र वही उसी तरह लिखा है, लेकिन क्रिया से पता चल रहा है कि छात्र बहुत से हो गए। तो यहाँ क्या है? पठत की जगह हो जाएगा पठंती, क्योंकि बहुत से हो गए तो पठत की जगह पठंती हो जाएगा, लेकिन पुरुष वही रहेगा। तो यहाँ छात्र की जगह क्या हो जाएगा? छात्राः। छात्राः पठन्ति। छात्र वही क्या नाम है, क्या बोलते हैं, शब्द रूप याद करो। छात्रः छात्रौ छात्राः, बालकः बालकौ बालकाः, रामः रामौ रामाः, इस तरह से। समझ गए?
तो छात्राः पठन्ति ऐसा बन जाएगा। अब यहां जब संज्ञा, जब कोई वाक्य सर्वनाम से हट करके संज्ञा के रूप में आ जाता है, कर्ता के रूप में, किसी वाक्य में कर्ता संज्ञा के रूप में होता है, तो वहां शब्दरूप काम करने लगते हैं, तो शब्दरूप की जरूरत यहां पड़ जाती है। समझ गए? तो ये आज के छोटे छोटे वाक्य थे। अब आप लोग क्या करेंगे, घर में जाएंगे, घर में रहेंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, उनका संस्कृत में अनुवाद करेंगे, और फिर सर्वनाम के जो क्या कहते हैं, संज्ञा के जो अनुवाद हैं वो अगली क्लास में आपको बताएंगे। ध्यान रखना, इसका अनुवाद जरूर घर में छोटे छोटे वाक्य बना के करना। सर्वेश जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको लग रहा है होमवर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, और आप जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, हमको लगता है, उम्मीद लगती है कि आप 30 में 30 नंबर मान के चलिए, 29 से तो कम नहीं आएंगे। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ईश्वर आपका सहयोग करें, साथ दे, अच्छे अच्छे नंबर आप प्राप्त करें। और खाली आप नहीं, जितने लोग मेहनत करेंगे सब लोग अच्छा करेंगे, और चाहे सर्वेश जी हों चाहे जो भी। और हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं पढ़ाई करते, सर्वेश जी कमेंट कर देते तो हम जान जाते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं तो नहीं जान पाते, लेकिन पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, घर में मेहनत कर रहे हैं, और चाहे जो भी हो, ठीक है। और सर्वेश जी कमेंट करके तुरंत दिखा देते तो हमको पता चल जाता है, लेकिन हमको लग रहा है जितने लोग पढ़ते मेहनत करते, क्योंकि कमेंट जब कोई करता है तो सही होता है वो, ठीक है। तो बाकी अनुवाद हम आपको जो है, इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, संज्ञा का अनुवाद है, तो अगली क्लास में बताएंगे। क्योंकि ये जब तैयार करोगे तभी आपका कारक अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, और वाच्य भी तभी अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि वाच्य में होता क्या है, कर्ता क्रिया, इसी में परिवर्तन होता है। जब आप कर्ता क्रिया का परिवर्तन कर सकते हो, इससे एको प्रश्न नहीं आएंगे आपको यूपी टेट में, आपको बता दे पहले। लेकिन ये एक नींव है, किसकी? वाच्य की नींव है, ये कारक की नींव है, अनुवाद करने की नींव है। जब आप इसको समझ जाओगे, भाई आप कर्ता क्रिया का परिवर्तन कर ले रहे हो, और वाच्य में होता क्या, कर्ता क्रिया में परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन करने कहते हैं। वाच्य परिवर्तन होता है कि कर्ता और क्रिया बदल दो, वाच्य अपने आप बदल जाएगा। तो वाच्य तभी बदल पाओगे जब आपको कर्ता क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी होगी। समझ गए? तो ठीक है, इसका फिर दूसरा जो संज्ञा का अनुवाद है वो अगली क्लास में आपको बताएंगे। और आपको बता दें, कल शनिवार है, परसों रविवार है, कल दोनों दिन छुट्टी होगी। हालांकि इधर हमने कहा था कि शनिवार रविवार छुट्टी नहीं होगी, बहुत बीच में छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन हमको बाहर जाना है, इसलिए कल और परसों, मतलब सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे से फिर से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।